प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन इन रूबी। इस बुक की ऑथर हैं सैंडी मेट्स, और जिस तरह के इसका नाम कहता है, ये प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के बारे में बुक है। इस बुक की हर चैप्टर की समरी मैं अपलोड करूँगा, और इससे ये होगा कि एक तो आप अगर उसको पहले पढ़ेंगे और बाद में उसको अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर सुनेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। चैप्टर 1 के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन का एक तरह से इंट्रोडक्शन दिया गया है, और ये बताया गया है कि हम दुनिया को प्रोसीजर की फॉर्म में देखते हैं। आप सुबह उठते हैं, फिर ब्रश करते हैं, फिर आप नाश्ता करते हैं, फिर आप दिन दिन भर के अपने सारे काम करते हैं, उसके बाद आप सो जाते हैं। तो ये प्रोसीजर्स हैं बेसिकली। हम दुनिया को नेचुरली आम मामलात के अंदर प्रोसीजर्स की फॉर्म में देखते हैं, लेकिन इस बुक के अंदर ये चीज़ आर्ग्यू की गई है कि ये बुक चाहती है कि आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट किया जाए दुनिया को ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म के अंदर देखने के लिए। ये दुनिया ऑब्जेक्ट से भरी पड़ी है, और उन ऑब्जेक्ट से डिफरेंट किस्म के मेथड्स जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं। अब इसके अंदर एक एग्जांपल दी हुई है, उसको शॉर्ट करके मैं बताता हूँ कि एक आदमी है, वो आपका एक ऑब्जेक्ट है। एक बिल्ली है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है रियल वर्ल्ड में। इंसान बिल्ली के पाँव के ऊपर, सॉरी, बिल्ली के पाँव के ऊपर या बिल्ली की दुम के ऊपर अगर अपना पाँव रखेगा तो बिल्ली क्या करेगी? या वो चिल्लाएगी या काट भी जाए। ठीक है। अब ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और इससे बिहेवियर जो है वो एसोसिएटेड है। ठीक है। उसके बाद ये चीज़ आर्ग्यू की गई है कि दुनिया के अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस लिखी जाती हैं उनके अंदर ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि चेंज रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। चेंज अनएक्सपेक्टेड है, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है चेंज करने की, और कोड के अंदर चेंज इंट्रोड्यूस करवाना काफ़ी मुश्किल होता है आम मामलात के अंदर। तो ये एक तरह से आर्ग्यूमेंट दिया गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए, डिज़ाइन के लिए, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए, कि जब आपके लिए चेंज रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है, तो क्यों आप इस फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग को अडॉप्ट करें। ठीक है। सबसे पहली रीज़न तो ये दी गई है कि जब भी कोई भी प्रोग्राम आप लिखते हैं, ठीक है, प्रोसीजरल को एक साइड पे रख के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के हवाले से आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को देखें, आपने उसको अच्छे तरीके से डिज़ाइन नहीं किया हुआ। ठीक है। तो हर ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे से मैसेज सेंड और रिसीव करना एक्सपेक्ट करता है, तो एक डिपेंडेंसी बनी हुई है। ठीक है। अब आपकी अगर एप्लीकेशन छोटी है, ठीक है, आपने उसको पूरे माइंड में विजुअलाइज कर सकते हैं। कोई भी आपके जेन के अंदर जो है ना एप्लीकेशन पूरी तरह से उसके सारे प्रोसीजर्स वगैरह, सारी उसकी जो मेथड्स वगैरह आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, तो शायद आपके लिए चेंज करना आसान है। लेकिन जैसे ही आपकी एप्लीकेशन बड़ी हो जाती है ना, आप उसको अपने पूरे माइंड में कंटेन नहीं कर सकते। फिर क्या होता है कि जब भी आप कोई नया चेंज इंट्रोड्यूस करवाना चाहें ना, तो आपको पता नहीं होता है कि उसका इफ़ेक्ट उन ऑब्जेक्ट्स पे क्या होगा जो जिनको आप कंसिड्रेशन में नहीं ले रहे, ये जो आपके माइंड में नहीं आ रहे। हो सकता है कि आप उसके अंदर कोई चेंज इंट्रोड्यूस करवाएं, आपको लग रहा हो कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो ऐसा चेन रिएक्शन कॉज करता है कि आपका पूरा प्रोग्राम टूट जाता है। इसलिए बेहतर मॉड्यूलर डिज़ाइन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, कि आप ऑब्जेक्ट्स के अंदर सेंडिंग और रिसीविंग की कैपेबिलिटी को इस तरह से लिमिट करें कि वो मॉड्यूलर हो जाए, और जब आप चाहें उसके अंदर एडिशन कर लें। ठीक है। अब डिज़ाइन क्या चीज़ है? हमने ये तो क्या कर लिया है कि डिज़ाइन ज़रूरी क्यों है, लेकिन डिज़ाइन है क्या? कोई भी एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंट लाइंस ऑफ कोड से लिखी जाती है। ठीक है। वो कोड अरेंज कैसे करते हैं, इसको डिज़ाइन कहते हैं। दो डिफरेंट प्रोग्रामर्स को अलग-अलग बिठा दें, उनके जहन में सेम सोल्यूशन होगा, लेकिन बहुत पॉसिबल है कि वो उसका सोल्यूशन डिफरेंट वे में क्राफ्ट करें। तो ये डिज़ाइन से रिलेटेड है। ठीक।
अच्छा जी, नेक्स्ट आ गई कि डिफ़िकल्टी ऑफ डिज़ाइन। ठीक है। अब इसके अंदर जो जिस चीज़ का ज़िक्र किया गया वो ये ज़िक्र किया गया है कि इंसान को या किसी भी प्रोग्रामर को उसको ये सोच के कोडिंग नहीं करनी चाहिए, प्रोग्रामिंग नहीं करनी चाहिए कि उसको फीचर फीचर क्या आज इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। आपको आपका प्रोजेक्ट मैनेजर आके कहता है कि ये वाला फीचर हमें इम्प्लीमेंट करना है या ये वाली एप्लीकेशन हमें बिल्ड करनी है, तो आप सिर्फ उस चीज़ को ना देखें, बल्कि आपको साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि फ्यूचर के अंदर चेंज होगा। ठीक है। अब आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या चेंज होगा, या आप ये नहीं सोच सकते कि कोई एक स्पेसिफिक चेंज होगा उसके लिए मुझे अपने कोड को उस तरह से लिखना चाहिए। नहीं, आपने आज की डिलीवरी को भी देखना है और आपने ये भी देखना है कि आपकी एप्लीकेशन आपने इस तरह से कोड की है कि वो फ्यूचर के किसी भी किस्म चेंजेस की उसके अंदर ऑप्शन हो। ठीक है। आप एंटिसिपेट ना करें, लेकिन ये देखें कि कोई भी चेंज जो फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, वो फ्यूचर सेल्फ चाहे आपकी हो या कोई और इंजीनियर हो, वो आपका शुक्रिया अदा करे कि आपने इस तरह का कोड लिखा है, आपका मॉड्यूलर कोड है, इतना वेल डिज़ाइंड है कि उसके अंदर कोड ऐड करना जो है वो आसान हो गया है। ठीक है। उसके बाद ज़िक्र आता है जनाब के जो है वो, हाँ, और उसके अलावा जो ज़िक्र आता है कि डिफरेंट तरीके जो है ना वो आप देख सकते हैं कि आपका मेट्रिक क्या होना चाहिए। तो ये आर्ग्यू किया गया है कि बेहतर तरीका जो है ना वो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस को देखना है, और उसके अंदर डिफरेंट सिनेरियोस के आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं कि किस तरह आज थोड़ा सा महंगा काम करना या थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंस करना कल से बेहतर है। ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कंक्लूजन ये निकाला गया है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है वो आपका मेन गोल है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो अम, उसके बाद डिफरेंट किस्म की जो है वो एंक जो है वो एब्रीवेशंस यूज़ की गई हैं। फॉर एग्जांपल सॉलिड है, ड्राई है, एलओडी है। तो इसका खाली ये बताया गया कि ये प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन ये कहा गया है कि इसका जिक्र जो है वो फ्यूचर वाले जितने भी होंगे चैप्टर्स उनके अंदर होगा। तो अभी आई गेस इसके लिए इतनी बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद जिक्र आता है जनाब कि, हाँ जी, उसके बाद जिक्र आता है कि पुराने ज़माने के अंदर ये होता था कि कोई भी कोड लिखा जाता था तो उसकी प्रोडक्टिविटी इस तरह से देखी जाती थी कि कितने लाइंस ऑफ कोड उस बंदे ने लिखे हैं, जो कि एक अच्छा मेथड नहीं है किसी भी इंजीनियर की प्रोडक्टिविटी को देखने का। कि एलिगेंट सोल्यूशन हो सकता है कि किसी बंदे ने वो 3 लाइन में कर दिया हो, 4 लाइन में कर दिया हो, जो किसी बंदे को 15-20 लाइन लगे। तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन जो है ना ये अच्छा नहीं है। तो क्या हुआ कि पास्ट के अंदर जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन नया नया बन रहा था तो प्रोग्रामर्स ने देखा कि कुछ वेज जो है करने के वो उनकी फ्यूचर की मॉड्यूल फ्यूचर की चेंजेस को आसानी से वो इंक्लूड कर सकते वो करके, या वो तरीके ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव थे, वो कम हेडेक उनको देते थे। तो वो एक तरह से लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया कि ये तरीका है, ये ज़्यादा बेहतर है। फिर फ्यूचर में क्या हुआ कि साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश हुए जिन्होंने डिफरेंट मेथड्स को देखा, और उस तरह से उन्होंने मैट्रिक बेस्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस निकाली कि कौन से तरीके जो हैं वो ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं और कम हेडेक जो है वो क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली उन साइंटिफिक पेपर्स ने, उस साइंटिफिक रिसर्च ने हमें ये बताया कि डिज़ाइन जो है वो किस किस्म का कोड जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा रिलायबल है, चेंज को लेकर, आपकी आसानी को लेकर, उस तरह की चीज़ों को। फिर उसके बाद जिक्र आता है डिज़ाइन पैटर्न्स का। तो डिज़ाइन पैटर्न्स जो है वो कुछ इस्टेब्लिश्ड रूल्स हैं कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, और उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए मतलब सिमिलर प्रॉब्लम्स आती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आपको। तो किस तरह आप उन टूल्स को लेकर अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इस बुक के अंदर डिज़ाइन पैटर्न्स का जिक्र होगा, लेकिन इतने डिटेल में नहीं होगा। तो सिंपली अपनी मिसाल के लिए मैंने लिखा है कि डिज़ाइन पैटर्न जो है वो टूल्स की तरह आप सोच सकते हैं। फॉर एग्जांपल हैमर है, हथौड़ा, सॉ, नाइफ, टूल्स हैं डिफरेंट, और हर डिफरेंट जॉब के लिए एक डिफरेंट टूल ज़रूरत होता है, और उस टूल को कैसे यूज़ करते हैं ये भी उस टूल को यूज़ करने वाले के ऊपर होता है। ठीक है।
तो देर इज़ अ स्पेसिफिक टूल फॉर एवरी जॉब। ये नहीं कि अगर आप टूल को परफेक्टली अप्लाई करें, हो सकता है आप रॉन्ग प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो वो सोल्यूशन एलिगेंट नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद आर्ग्यू किया जाता है कि डिज़ाइन जो है वो फेल क्यों होता है। ठीक है, सबसे पहली एग्जांपल दी गई है न्यू प्रोग्रामर्स की, जिनको पता ही नहीं होता कि डिज़ाइन क्या है, वो डिज़ाइन कुछ इम्प्लीमेंट करते ही नहीं है। ठीक है, या वो इस तरह के सॉल्यूशंस बनाते हैं जो प्रॉपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होते। फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा प्रोग्रामर्स को एक्सपीरियंस आता है, दूसरी कैटेगरी है जो डिज़ाइंस के बारे में सीखते हैं, लेकिन उनका क्या होता है कि उनको डिज़ाइन आ जाता है तो वो उसको ओवरडू करते हैं। इतना ओवरडू करते हैं कि मतलब हर जगह पे डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करते हैं, उस जगह के ऊपर भी जहाँ पे वो इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तीसरी कैटेगरी है डिज़ाइन इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द एक्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, कि जो है ना डिज़ाइन आपने बना लिया एक अपने माइंड के अंदर या पेपर के ऊपर। ठीक है, और फिर उसको आपने कोड की फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर दिया। यहाँ पे एजाइल मेथडोलॉजी को जो है वो उसके लिए आर्ग्यू किया गया अगले काफ़ी लाइंस के अंदर। वो ये किया गया है कि बेस्ट वे जो है ना वो ये है कि आप साथ साथ कोड करें, इटरेट करें, और साथ साथ अपने डिज़ाइन को उसके अकॉर्डिंगली चेंज करें, क्योंकि क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होती हैं, और टाइम के साथ रिक्वायरमेंट चेंज होने के साथ साथ आपका सोल्यूशन बेटर क्या होगा वो भी होता है। ठीक है, और एजाइल मेथडोलॉजी के अंदर जो है वो ये चीज़ इन्फोर्स करती है कि जो है ना वो आप चेंज एंटीसिपेटेड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एंड में जिक्र आया, थोड़ा सा बताया गया है प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के बारे में और उसके बरक्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। तो प्रोसीजर्स जिस तरह हमने शुरू में जिक्र किया कि प्रोसीजर लैंग्वेजेस भी उस तरह से होती हैं कि वो प्रोसीजर बेस्ड होती हैं। उनके अंदर कुछ डेटा टाइप्स होते हैं आपके। ठीक है, और मेन जो चीज़ है ना डिफरेंट उसके अंदर वो ये है कि डेटा टाइप्स और बिहेवियर जो है ना वो डिफ़र करते हैं एक दूसरे से। सही है, डेटा टाइप जो है वो अलहदा होते हैं, और फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स के अंदर होता है कि कौन सा बिहेवियर जो है ना वो एसोसिएट करना है इसके साथ। तो इसके अंदर एक एग्जांपल दी हुई है कि जो है वो बिहेवियर जो है वो पेरेंट्स की तरह है और डेटा स्टूडेंट की तरह, सॉरी उनके चिल्ड्रन की तरह, जिसको वो स्कूल भेजते हैं तो उनको पता नहीं होता कि आगे क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसके बरक्स उन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में एग्जांपल दी है कि ऑब्जेक्ट्स जो है उनके साथ बिहेवियर एसोसिएटेड होता है। फिर उसके साथ उन्होंने बताया कि किस तरह ये एक एलिगेंट सोल्यूशन है कि रूबी जो है उसके अंदर स्ट्रिंग जो है वो डेटा टाइप नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है, उसके साथ मेथड्स एसोसिएटेड है। ठीक है, और इवन कि स्ट्रिंग भी जो है वो खुद एक क्लास की उसकी भी एक सुपर क्लास है। ठीक है, उसको भी क्लास कहते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ उसके साथ जो है ना ऑब्जेक्ट के साथ ये नहीं है कि वो एक डेटा टाइप है, वो ये है कि उसके साथ मेथड्स भी हैं, और वो मेथड्स क्या हैं या वो डेटा क्या क्या कर सकता है, रूबी लैंग्वेज को इससे कोई सरोकार नहीं है। वो कितनी इन्फॉर्मेशन दुनिया को शो करना चाहता है या वो क्या मैसेज सेंड करता है, ये उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस करता है। ठीक है, ओके जी, ये था हमारी फर्स्ट चैप्टर का, एक तरह से फर्स्ट चैप्टर की समरी। और इंशाल्लाह मैं फ्यूचर के अंदर कोशिश करूँगा कि हर चैप्टर को पढ़ने के बाद उसकी शॉर्ट सी समरी अपलोड करूँ। थैंक यू।